बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अगर आप हैं और इस वीडियो तक आ चुके हैं तो आप सही जगह पे आए हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको सिलेक्टेड वायरलेस रेडियो एएसआई एएसआई ऑपरेटर के द्वारा आपको गाइडेंस प्रदान किया जाता है। जय हिंद साथियों, मैं वायरलेस सब इंस्पेक्टर प्रियेश रंजन, आपका दोस्त और होस्ट, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाके में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। इसी कड़ी में हम केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 1 ला चुके हैं आप लोग के लिए, तो ये प्रैक्टिस सेट 2 ला रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1 में आप लोग का प्यार अच्छा खासा था, तो उसी को आप कंटिन्यू करते हुए प्रैक्टिस सेट 2 में भी आप लोग उतना ही अच्छा प्यार दिखाइएगा। तो इसको भाई देखिए 25 क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिटेल सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन करवाए हैं। और हाँ, आपको ये श्योर करेंगे कि जो आप लोग 25 क्वेश्चन है तो आप इसमें कम से कम आप 50 कंसेप्ट सीख के जाइएगा, नया कंसेप्ट सीख के जाइएगा। बहुत सारे साथियों बोलते हैं कि भैया आप इतना लेंदी पढ़ाते हैं, इतना लेंदी सोल्यूशन करवाते हैं। तो भाई ये है आपका प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस में आप लोग देखिएगा, आपको अगर अच्छा लगेगा तो इसमें नया कंसेप्ट अगर आपका ऐड होगा तो ये आपके एग्जाम के लिए अच्छा होगा। और कहीं कहीं ऐसा करवाया जा रहा है कि मान के चलिए बस क्वेश्चन पढ़ दिया जा रहा है, आंसर पढ़ दिया जाए, तो भाई तो खुद आप लोग के पास किताब भी होगा तो खुद उससे आप कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम आपको 5 सेट भी करवा रहे हैं ना, तो 5 सेट में 25-25 125 क्वेश्चन, अगर हम आपको 125 क्वेश्चन भी करवा रहे हैं तो कम से कम 250 से 300 नया चीज आपको सिखा के जाएंगे। तो साथियों, इसी तरह आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे, हम लोग को खूब सपोर्ट कीजिए। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए ज्यादा देर ना करते हुए साथियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो पीडीएफ है टोटल 25 क्वेश्चन का पीडीएफ है, और इस 25 क्वेश्चन के पीडीएफ में हम आपको करवाएंगे पूरे मान के चलिए कि जो किरण पब्लिकेशन का जो बुक है उसका क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाया जाएगा। प्रैक्टिस सेट है उसका सोल्यूशन करवाया जाएगा आप लोग को। तो देखिए, जो हम लोग करवा रहे हैं ऐसे ही नहीं करवा रहे हैं, थोड़ा सा ठीक है, हम लोग का क्रेडिबिलिटी जान लीजिए। ऐसे आप लोग जानते हैं गाइडेड, जो ये आपको गाइड किया जा रहा है, देखिए हम लोग टीचर नहीं है, जो गाइड किया जा रहा है आपको सिलेक्टेड वायरलेस रेडियो सब इंस्पेक्टर के द्वारा आप लोग को गाइड किया जा रहा है, ठीक ना। आप लोग को गाइड किया जा रहा है सिलेक्टेड वायरलेस रेडियो सब इंस्पेक्टर के द्वारा। और हम लोग का यूट्यूब का चैनल है, हम लोग का यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कीजिए, @टेक्निकल खाकी यूट्यूब का चैनल है। हम लोग का टेलीग्राम आईडी पे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए साथियों, टेलीग्राम आईडी है टेक्निकल खाकी बिना स्पेस का। चलिए, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पार्ट 2 का प्रैक्टिस सेट 2 का प्रैक्टिस सेट 2 है किरण पब्लिकेशन का। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेगा। अगर आप बुक खरीदते हैं तो या तो आपको हिंदी में मिलेगा या तो इंग्लिश में मिलेगा, बट यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। पहला क्वेश्चन, ऑन रिडक्शन विथ जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्यूटाइल क्लोराइड गिव्स। ब्यूटाइल क्लोराइड जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से के साथ अपचयन करने पर क्या देता है? अपचयन मतलब क्या हो जाएगा? क्या? रिडक्शन। तो ठीक है, जो जो हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि एल्किल हैलाइड मतलब क्या होएगा? ब्यूटाइल क्लोराइड जिंक और डाइल्यूट एचसीएल से रिडक्शन करने के उपरांत एल्कीन देता है, करस्पॉन्डिंग एल्केन देता है। तो करस्पॉन्डिंग एल्केन का क्या मतलब होगा? जैसे यहाँ पे क्या है, ब्यूटाइल क्लोराइड है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन इसका देखिए, अगर हम लोग समीकरण इसका देखेंगे भाई, तो इसका समीकरण हो जाएगा CH4। मेरा बात पे ध्यान दीजिए, मतलब लिखने पे नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कलम के कारण इशू आ रहा है मेरे को। CH4 प्लस, देखिए देखिए देखिए, हाँ, प्लस ZN प्लस H प्लस, ठीक है। CH4Cl प्लस ZN प्लस H प्लस, ये देता है C4H10 प्लस ZN2 प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। देखिए, आपको लिख लीजिए, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आप लोग बस हम लोग का सपोर्ट कीजिए भाई, थोड़ा सा संयम रखिए। देखिए, CH4Cl लिख लीजिए, CH4Cl प्लस ZN प्लस H प्लस, तो ये देगा C4H10 आपको दे देगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला पढ़ते हैं कि द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक ऑफ 3.8 इंटू 10⁻³ m, व्हाट इज इट्स pH वैल्यू? देखिए, pH वैल्यू पूछ रहा है। शीतल पेय पदार्थ के एक नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 3.8 इंटू 10⁻³ है, ठीक है। 3.8 10⁻³ है, m है, तो उसका pH ज्ञात कीजिए। तो देखिए, pH बराबर क्या हम लोग जानते हैं, ठीक है। pH बराबर -log H प्लस, ठीक है। वही दिया हुआ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ, तो लिख लेंगे इसमें हम -log क्या हो जाएगा? 3.8 गुने 10⁻³ ठीक है।
माइनस लॉग 3.8 टेन टू पावर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 टू पावर 3 में, तो 3 लॉग 10 टू 10, तो 3 लॉग 10 का मान 1 होता है, तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस लॉग 3.8। देखिए यहाँ पे हम आपको बता देंगे कि लॉग 3.8 क्या होगा, बट एग्जाम में देखिए अगर लॉग 3.8 पूछ रहा है ना, रहेगा ना हमको, तो उसमें बगल में अंडर ब्रैकेट लॉग 3.8 का वैल्यू हमारा दिया रहेगा, ठीक है। तो लॉग 3.8 का वैल्यू होता है 0.58, तो 3 माइनस 0.58 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.242 आएगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे आप हमसे पूछिएगा भैया आपको कैसे 3.8 के लॉग का वैल्यू पता है, तो भाई देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम नेट से देखे हैं कि लॉग 3.8 का वैल्यू क्या होता है, बट आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में अगर आएगा कि उसमें यूज होने वाला लॉग 3.8 तो उसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए साथियों अगला नंबर 3 नंबर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट आर द मासेज ऑफ ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन, क्या है, एएमयू में पूछ रहा है, एटॉमिक मास यूनिट में पूछ रहा है रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम मास होता है क्या, किसका, इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा होता है, तो इसमें देख लीजिए प्रोटॉन का रहेगा, इलेक्ट्रॉन से बड़ा प्रोटॉन, प्रोटॉन से बड़ा न्यूट्रॉन। तो देखिए जो भी ऑप्शन भी हम लोग छाटिए, आप लोग ऑप्शन छाट सकते हैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछ रहा है। तो जैसे देखिए 3 नंबर ऑप्शन में देखिए ये बड़ा है, पहला वाला बड़ा है, दूसरा वाला छोटा है, तो 3 नहीं होगा। और चौथा में देखिए पहला वाला बड़ा है, दूसरा वाला छोटा है, 2 ऑप्शन तो मेरा छटा गया। क्यों, एक ही चीज से जानते हुए कि न्यूट्रॉन का जो मास होगा प्रोटॉन से ज्यादा होगा, ठीक है। एक ही चीज को जानते हुए हमको ये पता चल गया कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा होगा, तो 2 ऑप्शन छटा गया। अगर नहीं भी हम जान रहे हैं ना दोस्त कि क्या वैल्यू होगा, तो पर भी 2 ऑप्शन में हम तुक्का लगा सकते हैं। मेरा सही होने की प्रोबेबिलिटी है 50%, बट यहाँ पे आपको जानना है, ये सब स्टैंडर्ड है, ये सब जानना ही पड़ेगा आपको। जानते भी होंगे बहुत सारे साथी, सब साथी जानते होंगे, बहुत सारे क्या जो भी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं जानते होंगे। तो देखिए प्रोटॉन का होता है 1.00727, ठीक है, 1.00727, और जो न्यूट्रॉन का होता है भाई 1.00867, ठीक है, ये एएमयू में होता है। और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तो प्रोटॉन के 1 बटे, बताइए कमेंट करके, 1836। चलिए अगला नंबर 4 नंबर, हाँ, व्हाट which of the following increasing order is correct with respect to CO bond length, ठीक है, CO बंध लंबाई के संबंध में निम्नलिखित कुछ सही क्रम बताइए। तो देखिए जो हम लोग जानते हैं, जो फिनॉल का क्या फार्मूला होता है, बताइए, फार्मूला भी जान जाइएगा इससे आप लोग। फिनॉल का होता है C6H5OH, ठीक है, फिनॉल हो गया। उसके बाद मेथनॉल का क्या होता है, CH3OH, ये तो सिंपल है, CH3OH, ठीक है। और अगला क्या है, फिनॉल मिथेनॉल है, मेथॉक्सीमीथेन, मेथॉक्सीमीथेन को हम लोग कहते हैं डाई मिथाइल ईथर कहते हैं, ठीक है, डाई मिथाइल ईथर कहते हैं। इसका क्या होता है, हमारा जो केमिकल फार्मूला होता है CH3OCH3 होता है, ठीक है। फिनॉल मेथनॉल क्या है, मेथॉक्सीमीथेन। तो देखिए हम लोग जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है फिनॉल में, फिर मिथेनॉल में, फिर मेथॉक्सीमीथेन में, ठीक है। इसको याद कीजिए, ये याद रहेगा तो बनेगा। चलिए अगला नंबर 5 नंबर क्वेश्चन भाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, डी, डायपोल मोमेंट को डी से, निम्नलिखित में से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा जैसे प्रिंट के पीडीएफ बनाया है हिंदी इंग्लिश को एक साथ करके, तो जो NH3 दिया हुआ है वो NH3 नहीं है, NH3 है भाई, ठीक है, जान रहे हैं इतना तो समझ रहे होंगे। NH3 का क्या हो जाता है 1.47, ठीक है। और CO2 का होता है भाई, CO2 क्या है, लीनियर है, तो लीनियर का डायपोल क्या हो जाता है, डायपोल मोमेंट 0 होता है। NF3 का डायपोल मोमेंट होता है 0.23, और H2S का होता है 0.95। तो देखिए 0.23 है ये NH3। तो देखिए कि इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है, किनका है, आप लोग बताइए, सिंपल है, पता चल जाएगा, NH3 का है। चलिए अगला नंबर, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर बेंजीन रिएक्ट्स विद, बेंजीन रिएक्ट करता है किससे, सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। देखिए भाई जब बेंजीन द्रव अमोनिया की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाला प्रमुख उत्पाद क्या है। चलिए हम लोग इसका ऑप्शन पढ़ते हैं मित्रों। ऑप्शन है पहला साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन, प्रोपेन 1,3 डाइन। तो देखिए ये जो रिएक्शन है ना दोस्त, ये रिएक्शन मेरा
कौन सा रिएक्शन है पता है आपको? ये जब ये रिएक्शन मेरा है बर्च रिएक्शन, बर्च रिडक्शन है, बर्च रिडक्शन है, ठीक है। हिंदी में भी बोलेंगे बर्च अपचयन। जब ये कंडीशन, जब बेंजीन को द्रव अमोनिया की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाता है? बर्च रिएक्शन कहलाता है। अब बर्च रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है, तो बर्च रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है ये सिंपल, अगर आप जान रहे हैं तो बनेगा, नहीं जाने तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो बर्च रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है क्या? साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइन, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। देखिए हड़बड़ाना नहीं है आपको, एग्जाम में आपका 25 क्वेश्चन है मित्रों केमिस्ट्री का, साथी भाई, तो 25 क्वेश्चन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन बाउंस जा सकता है। तो इसीलिए एग्जाम का जो पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, पेशेंस के साथ अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं कि भैया मेरे से नहीं बन रहा है, 3-4 क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा पसीना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, नहीं बन रहा है तो सबसे नहीं बन रहा है, अगर टफ क्वेश्चन है तो सबके लिए टफ क्वेश्चन है, हमारे लिए भी टफ क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं होना है, ज्यादा हम लोग को हड़बड़ाना नहीं है, बस अपने एग्जाम में काम होके अपना काम करना है, एकदम शांतचित होके बनेगा, सब जो बनेगा सबसे बनेगा। हाँ, एक चीज क्या करना है ना दोस्तों, कि जो सबसे बन रहा है वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए भाई, नहीं तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। जो सबसे बन रहा है और आपसे गलत हो गया दोस्त, तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। इसी बात का हमको ध्यान रखना है। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद, क्या है? एसिटिल्डिहाइड। जब प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एसिटिल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाला प्रमुख उत्पाद क्या है? ऑप्शन पढ़ लेता हूं। पेंटान 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, पेंटान 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। तो देखिए इसका ये भी जैसे 6 नंबर था, ये भी 7 नंबर भी हमको पता होना चाहिए क्या चीज का रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है। तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बनता है ये मेरा बन जाता है पेंटाइन 2 ऑल, ठीक है, ओएल समूह का है, पेंटाइन 2 ऑल बनता है, ठीक। अगला नंबर 8 नंबर पढ़ता है। हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1906 फॉर, क्या है? थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेज। गैसों द्वारा विद्युत चालन पर सैद्धांतिक और प्रायोगिक अनुसंधान के लिए 1906 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया? ऑप्शन पढ़ देते हैं भाई। अर्नेस्ट मार्सडेन, नील्स बोर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन। तो देखिए ये जो गैसों द्वारा विद्युत चालन पर सैद्धांतिक और प्रायोगिक अनुसंधान के लिए 1906 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है हमारे जे थॉमसन को। तो जे थॉमसन को किस लिए दिया गया था? तो इसके लिए दिया गया था, तो 1906 में जे थॉमसन। और क्या किए इनके बारे में थोड़ा सा 1-2 फैक्ट और जान लेते हैं। तो मेरा ये हम लोग इलेक्ट्रॉन के खोज किए हैं जे थॉमसन, अच्छी बात है। और 2 ऑप्शन है भाई। रदरफोर्ड साहब क्या किए हैं? तो रदरफोर्ड साहब को 1908 में इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। किस लिए? कि ये नाभिक के खोज किए थे, बस नाभिक के खोज किए थे, उनके लिए इनको मिला है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 1908 में। आज जो पहला ऑप्शन है अर्नेस्ट मार्सडेन है, ये रदरफोर्ड का चेला था, ठीक है। और जो नील्स बोर है, नील्स बोर 1922 में इनको भी नोबेल मिला है, ठीक है। 1922 में नोबेल मिला है, किस लिए? परमाणु मॉडल हेतु, ठीक है, परमाणु मॉडल हेतु नील्स बोर को भी नोबेल मिला है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टिविटी। अभिक्रियाशीलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? तो देखिए जेडन, एमजी एफई, एफई एमजी जेडन, एमजी एफई जेडन, एमजी जेडन एफई। तो देखिए भाई अभिक्रियाशीलता श्रेणी हमको पता होना चाहिए मित्रों। तो देखिए अभिक्रियाशीलता श्रेणी तो भाई हम बताएंगे आपको, ये तो आपको एकदम आना ही चाहिए, याद होना ही चाहिए। तो देखिए अभिक्रियाशीलता श्रेणी हम लिखा देते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, और इसको याद करने का हम तरीका भी बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा के, ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा? के लिख देते हैं, के हो जाएगा। के के बाद एन ए के बाद सी ए के बाद एम जी के बाद ए एल के बाद जेड एन के बाद एफ ई के बाद पी बी, ठीक है। अब पी बी के बाद एच, हाइड्रोजन रेफरेंस लेते हुए, ठीक है, हाइड्रोजन को रेफरेंस मानेंगे, ठीक है, एच हो गया। उसके बाद आएंगे हम सी यू कॉपर, ठीक है, फिर एच जी पारा,
फिर Ag चांदी, फिर Au, देखिए लिखिए Au सोना, फिर Pt प्लेटिनम। तो देखिए जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी है तो सबसे ऊपर होगा भाई, देखिए सबसे ऊपर होगा K यानी पोटेशियम। तो देखिए इसको ऐसे याद रखेंगे, K पोटेशियम 19, ठीक है, सोडियम 11, कैल्शियम 20, ठीक है, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13। तो हम ऐसे याद किए हैं, देखिए 19 के बाद 11 है, तो 19 के अल्टरनेट में 20 है, ठीक है, 11 के अल्टरनेट में 12 है, फिर 12 के बाद 13 है, तो 5 तो हमको याद हो जाएगा। तो देखिए एक और इसका ट्रिक है कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा। देखिए प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, ठीक है। तो प्लीज से क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। स्टॉप से क्या हो जाएगा बताइए, स्टॉप से होगा सोडियम, कॉलिंग तो Cal, कैल्शियम, मी तो M, मैग्नीशियम, ए अल्युमिनियम, जेब्रा Zn। तो देखिए ऐसे भी हम लोग याद किए हैं यहाँ तक 19, 11, 20, 12, 13। तो देखिए सोडियम भलू के क्या हो जाएगा, पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, पीबी के बाद H। देखिए H जो है ना ये रेफरेंस है, ठीक है। अब नीचे वाला देखिए जो कम अभिक्रियाशीलता वाला, ये देखिए याद करवा देते हैं आपको ऐसे। देखिए कॉपर महंगा धातु है, हल्का कॉपर का यूज करते हैं हम लोग। Hg मतलब क्या हो गया, मरकरी, ठीक है। Au Pt। तो देखिए चांदी, ठीक है, फिर सोना, फिर प्लेटिनम, सबसे महंगा गहना प्लेटिनम पहनते हैं हम लोग, ठीक है। उसके ऊपर उसके जस्ट नीचे सोना, फिर उसके जस्ट नीचे चांदी। तो ये तीनों अगर अभिक्रियाशीलता रहेगा भाई तो ये तीनों पहन पाइएगा, अभिक्रियाशीलता नहीं तो ठीक है। तो ये सबसे नीचे रहेगा, सबसे नीचे कौन कौन रहेगा एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं, Cu के बाद क्या हो जाएगा Hg, फिर Ag Au Pt, चांदी सोना प्लेटिनम, ठीक है। ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में मेरा आ गया क्या, ऊपर में मेरा आ गया भाई 19 के बाद 11, फिर 20, फिर 12, 13। इतना तो याद हो जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा बंधु। अगला पढ़ते हैं हम। अगला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा मॉलिक्यूल, अच्छा तो इसका आंसर बता दीजिए मित्रों आप लोग। इसका आंसर देखिए इतना बता दिए हैं आप लोग, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नो का आंसर हम लोग टेबल बता दिए हैं, नो का आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा सा ये हो रहा है मतलब लिखने में, मतलब आप लोग को लग रहा है घुचपुचा के लिखा रहा है, घचपच लिखा रहा है, तो थोड़ा सा भाई आप लोग सहयोग कीजिए इसमें, कि थोड़ा सा हम लोग भी मतलब अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं सुधारने का। दूसरा पेन भी ऑर्डर किए हैं इसके लिए। देखिए जब तक हम लोग तो रुक नहीं सकते हैं भाई, आप लोग के लिए 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग का, हमारी टीम का भी दायित्व है कि आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन कराया जाए। चलिए 10 नंबर पढ़ते हैं भाई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अणु अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। Bi2O3, Bi2O7, Sb2O5, Sb2O3। तो देखिए जो हम लोग जानते हैं भाई कि बिस्मथ कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 15 का एलिमेंट है, इसका मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 5 है, ठीक है। बिस्मथ का मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है। तो देखिए हम लोग क्या निकालेंगे ना भाई, इसमें हम लोग निकाल देंगे साइड्स में, देखिए साइड में हम निकालते हैं इसमें Bi2O7 में Bi बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं हम लोग। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2 है, तो 7 है तो -14 हो जाएगा। तो x गुने 2 -14 बराबर 0, ठीक है। तो 2x बराबर 14, तो x बराबर 7। तो बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 7 आ रहा है किसमें, Bi2O7 में, जबकि हम क्या बोले हैं कि इसका मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, तो ये तो असंभव है। तो इसीलिए भाई इसका आंसर होगा मेरा Bi2O7, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर के पास। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवार्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रति धातुओं की अभिक्रियाशीलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत सही ध्यान देना है भाई, गलत पूछ रहा है इसमें, ठीक है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम आर कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। समान तापमान पर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जैसी धातुओं के पृष्ठ ऑक्साइड की एक पतली परत से आवृत होती है, पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है।
दूसरा पढ़ते हैं, कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ ए ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर। कॉपर नहीं जलता लेकिन गर्म धातु पर कॉपर के ऑक्साइड काले रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम लोग ऑप्शन। चलिए तीसरा, आयरन गर्म, हाँ, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग्स बर्न विग्रसली वेन स्प्रिंकल इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। आयरन गर्म करने पर नहीं जलता है परंतु आयरन का बुरादा बर्नर की लौ में छिड़क में तेजी से जलता है। ठीक है, अगला चौथा नंबर, सिल्वर एंड गोल्ड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। चांदी और स्वर्ण उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पे कान खड़ा हो जाना चाहिए दोस्तों। अभी हम पढ़े हैं कि क्या सिल्वर और गोल्ड रिएक्टिव नहीं है, रिएक्शन नहीं करता, तो गलत पूछ रहा है, तो हमको यही गलत मिल गया। ठीक है, अगला नंबर 12 नंबर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, बीच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड सॉरी बीच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड डज नॉट में हमारा मतलब ये जैसे हम कर रहे हैं ना, आपको नहीं में आप एग्जाम में भी इस टाइप से अप्रोच अपनाइएगा उसको, मतलब अपने हिसाब से सर्किल कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, जो भी कीजिए। अंडर डज नॉट अंडरगो कोरोजन मतलब संक्षारण। निम्नलिखित में से किस यौगिक का संक्षारण नहीं होता है? तो संक्षारण मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आने से संक्षारण होता है। ठीक है, फाइबर सामग्री, फाइबर मटेरियल, कार बॉडी, लोहे की रेलिंग, आयरन रेलिंग, सीप। तो देखिए भाई इसमें क्या होता है ना, जो फाइबर होगा ना मेरा, जैसे पॉलीमर, ग्लास फाइबर, धातु नहीं है। ठीक है, तो धातु नहीं इसलिए इसका कोरोजन नहीं होगा, फाइबर का कोरोजन नहीं होगा साथियों। चलिए अगला नंबर चलते हैं, 13 नंबर। इन द लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हिच मिक्सचर। प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस किस मिश्रण को गर्म करने पर बनाई जाती है? MnO2 प्लस H2SO4, MnO2 प्लस HCl, NaCl प्लस H2SO4, NaCl प्लस H2, 2 बार आ गया ऑप्शन लिखा गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि क्या लिख देंगे, समीकरण हम लिख देते हैं Mn, देखिए साथियों हल्का सा MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस 2H2O देता है। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा? MnO2 प्लस HCl इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए, और हाँ अपना कमेंट में अपना स्कोर भी बताते रहिए साथियों, इससे क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा। नंबर क्वेश्चन, which is the gas that gives white smoke when it come in contact with ammonia। वह कौन से गैस है जो अमोनिया के संपर्क में आने पर सफेद धुआं देता है? ठीक है, SO2, HCl, N2O2। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं, जैसे देखिए NH3 गैस है, अमोनिया NH3 होता है, HCl गैस से करने पे, रिएक्शन कराने पे क्या हो जाता है? NH4Cl। ये जो फ्लेम देता है व्हाइट फ्लेम रहता है ये। तो देखिए अमोनिया किससे संपर्क में आया भाई? तो HCl से आया था, इसका आंसर मेरा HCl हो जाएगा। ठीक, अगला, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थों की मात्रा, ऑप्शन पढ़ देता हूं, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के प्रवाह के समानुपाती होगी। विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की शक्ति के समानुपाती होगी। विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंसेज, पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगी। ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग फिजिक्स में भी इसका देखिए, फिजिक्स में भी हम लोग देख चुके हैं इसका। इसमें क्या होगा कि फैराडे के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार जो मास होगा इसमें बिलियन में प्रभावित होने वाले विद्युत धारा के कुल मात्रा के समानुपाती होगा, यानी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक ना, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट, विल बी डायरेक्टली, हाँ, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़े हैं क्या, इसे क्या हो जाएगा, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, तो एम क्यू बराबर आई टी, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी, तो एम बराबर जेड आई टी, जेड कॉन्स्टेंट है। ठीक है, एम बराबर जेड आई टी। जो ऑप्शन नंबर 3 है ना दोस्त, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंसेज, ये होता है मेरा, क्या होता है, फैराडे सेकेंड लॉ है। ठीक है, अगला 16 नंबर भाई, चलिए, फॉर द रिएक्शन H2, रिएक्शन लिख देता हूं, H2 प्लस I2, क्या है, कौन सा रिएक्शन है भाई, इक्विलिब्रियम टू
HI, ठीक है, ये वाला है, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। फॉर द रिएक्शन टू HI ड्यू टू विच फैक्टर विल द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K चेंज। अभिक्रिया H2 + I2 2HI के लिए कौन सा कारक के कारण समान स्थिरांक K का मान परिवर्तित हो जाएगा? उत्प्रेरक, पहला कैटलिस्ट, दूसरा इंक्रीज इन प्रेशर दाब वृद्धि, तीसरा इंक्रीज इन टेम्परेचर ताप वृद्धि, चौथा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स सांद्रता वृद्धि। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K क्या होता है? फैक्टर ऑफ टेम्परेचर होता है, तो ताप में वृद्धि से इस पर प्रभावित पड़ेगा। जो क्या हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, जो टेम्परेचर का फैक्टर होता है, ठीक है, टेम्परेचर का फैक्टर होता है, तो उससे इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा, उससे प्रभावित होगा। चलिए 17 नंबर 16 तक आप लोग का स्कोर बताइए मित्रों। और हाँ, इसमें आपको हम बता रहे हैं कि जैसे देखिए आपको स्टार्टिंग का 3-4 क्वेश्चन कैसा लगा? स्टार्टिंग का 3-4 क्वेश्चन भैया बहुत टफ लगा। क्यों? उससे डर लग गया कि भाई ये कौन सा रिएक्शन आप बता रहे हैं भैया, नाम भी नहीं सुने हैं। तो देखिए भाई बर्च रिएक्शन का बात किए थे 6 नंबर क्वेश्चन में, 7 नंबर ग्रीनार्ड रिएक्शन के बारे में बात किए थे। देखिए वो सब पता रहेगा। उसके बाद उसके पहले भी था ये आपका बॉन्ड लेंथ वाला, वो भी बाउंस कर गया होगा बहुत सारे मित्रों का, तो उससे हड़बड़ाना नहीं है। देखना टोटल क्या है, गेम है 100 क्वेश्चन का, उसमें भी केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन का गेम है। तो हम केमिस्ट्री में आपको इंपॉर्टेंट थीम बता चुके हैं, तो वो इंपॉर्टेंट थीम को आप एकदम करके ही जाइए। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखें तो आई बटन में इसका लिंक डाल देंगे, वो आप देखिए। और हाँ, अंत तक लगे रहना है, एग्जाम को छोड़ना नहीं है। और हाँ, बहुत सारे देखते हैं यूट्यूब पे वीडियो आता है कि बस क्वेश्चन पढ़ दे रहा है, सेट करवा दे रहा है, तो ऐसा हम भी कर सकते हैं। ऐसा करने से बट आपको कोई फायदा नहीं होगा, बस क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इसमें हाँ, हम लोग को तो दोनों माध्यम के दो मित्रों का ख्याल रखना पड़ता है, हिंदी इंग्लिश, तो इसके लिए भी हम लोग को थोड़ा सा एफर्ट लगता है। और हाँ, आप लोग खूब तरह पढ़ाई कीजिए, एकदम अच्छे से रिवाइज कीजिए, जहां से भी मिलता है पढ़िए, अपना एक भी मिनट आपका फालतू में बर्बाद ना कीजिए। क्योंकि जो ये आग लगी है ना, इस आग को एग्जाम तक एकदम जिंदा रखना है। और उसमें जैसे जब भी आप डिमोटिवेट फील करो ना, तो अपने सामने अपने माता पिता को देखो कि अगर आपका 993 वाला ये जॉब है, तो उस जॉब में आने पे आपको मतलब आपके माता पिता का कैसा मतलब स्थिति हो जाएगा। भाई नौकरी है ना दोस्त, जो बेरोजगारी का धब्बा है, ये बहुत खराब धब्बा है। आपको पता चलेगा कब? जब आप अभी तो स्टार्टिंग का उम्र और नया नया उम्र है। आप लोग जब तैयारी कीजिएगा, बहुत सारा समय हो जाएगा। जब नौकरी नहीं लगेगा, सिलेक्शन नहीं होगा, तब वो पता होगा। और अगर लड़कियां हैं तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा जरूरी है आज के समय में अपने पैर पे खड़ा होना, स्वावलंबन होना। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, और आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए। जहां भी जरूरत होता है, किसी भी चीज़ का जरूरत होता है, किसी भी तरह के मार्गदर्शन का जरूरत होता है, तो हमसे बेझिझक हमारे टेलीग्राम हैंडल ड्रीमर PCS 2026 या ऑफिशियल टेलीग्राम पे आप लोग कंसल्ट कीजिए, आपका सोल्यूशन किया जाएगा। चलिए 17 नंबर पढ़ते हैं। द कंडीशन विच इज नॉट फेवरेबल फॉर कंबर्सन, परिस्थिति जो दहन के लिए अनुकूल नहीं है। द सब्सटेंस बीइंग नॉन कमर्सिबल, देखिए सबसे पहला ही ऑप्शन जो दिया, देखिए दहन भी पूछ रहा है और हमसे पूछ रहा है नॉन कमर्सिबल। तो भाई जो दहन होगा तो सबसे पहले तो जलने लायक होना चाहिए, तभी तो दहन होगा, ठीक है। तो वो तो होगा नहीं, तो पहले काट दिए, नहीं पूछ रहा है। तो अब बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो दहन का कंडीशन है, कमर्सिबल का कंडीशन है। क्या पढ़ देते हैं ऑप्शन? द सब्सटेंस बीइंग कमर्सिबल, पदार्थ का दहनशील होना, ठीक है। प्रचुर मात्रा में वायु होना यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति होना, अच्छी बात है। पदार्थों के दहन ताप पर, हाँ मान के चले कि ठीक है ऑक्सीजन भी है, अब पदार्थ दहनशील भी है। अब बट जब उसको एक्चुअल जितना तापमान पे ताप पे उसको दहन होना चाहिए उतना ताप हम दे ही नहीं रहे, तो कहाँ से जलेगा? तो देखिए, तो ऑप्शन जो 2, 3, 4 है वो दहन का कंडीशन है, अब पहला है उसमें दहन का कंडीशन नहीं है। चलिए 18 नंबर पढ़ते हैं भाई। चलिए आप लोग स्कोर अपना बताते रहिएगा बीच बीच में। 18 नंबर, फ्रॉम व्हिच फर्टिलाइजर इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड, ठीक है। सबसे अधिक नाइट्रोजन किस उर्वरक से प्राप्त होती है? अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, यूरिया, पोटास उर्वरक। तो देखिए भाई कैल्शियम सुपरफॉस्फेट है और पोटास है, तो इसमें है जी, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन होगा नहीं, तो 2 ऑप्शन ऐसे ही आप छाट दीजिए। अगर आपका तुक्का भी मारना है दोस्त, और आपको 2 ऑप्शन, अगर ये अवेयरनेस है, एग्जाम अवेयरनेस है, जैसे बोला जाता है ना कि गेम में आप लोग गेम देखते होंगे, क्या IPL अभी खत्म हुआ, गेम देखते हो तो बोला जाता है कि भाई कोहली में गेम अवेयरनेस बहुत है। तो गेम अवेयरनेस वो अपना गेम के फील्ड में है, स्पोर्ट्स के फील्ड में है। हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको एग्जाम अवेयरनेस भी चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, अलर्टनेस चाहिए। तो इसमें देखिए पोटास है, इसमें पूछ रहा है नाइट्रोजन, तो पोटास में नाइट्रोजन कहाँ से आएगा? रहेगा ही नहीं। कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, इसमें कैल्शियम है, फॉस्फेट है, तो इसमें भी नहीं रहेगा। बचा मेरा कौन सा? अमोनिया सल्फेट, ठीक है। और दूसरा क्या बचा मेरा बताइए? दूसरा मेरा बचा यूरिया। तो यूरिया का सूत्र क्या होता है? यूरिया का सूत्र बताइए, बहुत सारे एग्जाम में पूछता भी है आपसे, ठीक है। तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2 NH2CO
NH2। देखिए भाई, मेरा लिखावट पे मत जाइए, मेरा भाषा पे जाइए, जो हम बोल रहे हैं वो नोट कीजिए, लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है पेन के कारण। तो देखिए, अमोनिया सल्फेट में होता है 21% होता है, ठीक है, 21% होता है क्या, नाइट्रोजन, जबकि यूरिया में होता है 46% नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेरा हो जाएगा यूरिया। चलिए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। चलिए 19 नंबर पढ़ते हैं। व्हिच पेयर ऑफ गैसेज विल डिफ्यूज एट द सेम रेट। चलिए, मेरा कान खड़ा हो जाना चाहिए, डिफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सी, कार्बन का दिया हुआ है 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। कौन सा गैसों का युग्म समान दर से विसरित होगा, ठीक है, N2O NO2, CO2 N2O, CO2 NO2, CO CO2। तो देखिए, इसमें हम लोग पढ़े होंगे, 11th क्लास में पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम के विसरण का नियम। तो क्या था भाई, तो ग्राहम के विसरण का नियम बताता है हमको कि जो विसरण का दर होगा उसके आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी हम लोग जानेंगे R1 बटे R2 बराबर √M2/M1, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए, इसमें क्या विसरण दर समान क्या कब होगा, जब हम लोग का मोलिक्यूलर जो मास होगा वो दोनों का बराबर होगा। तो देखिए, मोलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए, कार्बन का दिया हुआ है 12, नाइट्रोजन का दिया हुआ है 14, ऑक्सीजन का दिया हुआ है 16। तो पहला में है N2O है, N2O का क्या होगा, N का क्या हो जाएगा 14, 14 दूनी 28, और प्लस O का कितना 16, 28 16 कितना हो जाएगा, 28 16 आपका 44, ठीक है। और NO2, N का कितना है 14, और O2 16 दूनी 32, 32 14 कितना हो जाएगा 46। तो देखिए, ये नहीं होगा। तो जिसमें आपका दोनों का जो बराबर होगा ना, वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जब होगा CO2, CO2, एक मिनट इसमें ड्रॉ कर देते हैं, CO2 और मेरा क्या N2O, CO2 और N2O इसका आंसर होगा। ड्रॉ नहीं हो रहा है भाई, हाँ देखिए, CO2 N2O इसका आंसर होगा, क्योंकि दोनों में 44 होगा, ठीक है। अगला नंबर 20 नंबर, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 19 तो इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल विल बी इन द ग्रुप। कौन से ग्रुप में, किसी तत्व की परमाणु संख्या 19 है, उसका स्थान होगा आवर्त तालिका के वर्ग में। कौन से वर्ग में होगा, ऑप्शन पढ़ देते हैं, 0 शून्य में, आई बी नहीं है भाई, 1 भी है, ठीक ना, आप 7A 1A। तो देखिए, जो हमारा जो तत्व का परमाणु संख्या 19 है, उसका तत्व का नाम बता दीजिए। तत्व का नाम पोटेशियम, जिसका सिंबल के, उसका लास्ट जो उसका सेल में कौन से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन, उसके बाद क्या हो जाएगा 4s1, ठीक है। तो उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन 1 है, तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के पहला नंबर आवर्त में होगा, पहला नंबर आवर्त में होगा, ठीक है। और जबकि जो पुराना नंबर है ना, पुराना आवर्त सारणी, उसका हो जाएगा 1A में होगा, ठीक है। पुराने वाले में 1A में होगा और नए वाले में 1 में होगा। तो यहाँ पे 1A ऑप्शन दिया हुआ। चलिए अगला, हम क्या बताएं कि आपको सिर्फ आंसर से नहीं पता होना चाहिए, और भी अगर कुछ इससे रिलेटेड हमको कोई जानकारी मिल रही है, अगर हम आपको 25 क्वेश्चन करा रहे हैं ना भाई, तो आपको एश्योर करते हैं कि 50 इन्फॉर्मेशन तो आप यहाँ से लेके ही जाइएगा वीडियो से। आपको बनना ना बनना वो दूसरी बात है, बस आप वीडियो को पूरा देखिए। और जो चीज़ आप नहीं जान रहे हैं, जैसे ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन अगर आप भूल गए होंगे तो उसको थ्योरी पलट के देखिए, आपका रिवाइज होगा। तो जो चीज़ नहीं जान रहे हैं वो चीज़ लिखिएगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं शून्य वाला में क्या होगा, जो शून्य उत्कृष्ट गैस का होगा। और 1 भी जो होगा ना, सिक्का धातु, मेटल सिक्का धातु, उसमें कौन सा होगा, कॉपर होगा, सिल्वर होगा, ये होगा, ठीक है। और 7A हैलोजन होता है। 21 नंबर भाई, हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना कैसा किस लेवल का क्वेश्चन है। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द एटम ऑब्टेन आफ्टर 1 अल्फा पार्टिकल एंड 1 बीटा पार्टिकल आर एलिमिनेटेड फ्रॉम यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 से एक अल्फा और एक बीटा कण निकालने के बाद प्राप्त परमाणु का द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं क्या, अल्फा जो कण होता है क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है, ठीक है। तो मेरा दिया हुआ यूरेनियम 238, तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है। देखिए 238, तो इसमें क्या होगा, अल्फा, अल्फा मतलब हीलियम, He2 4। तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा मेरा, यूरेनियम में 90 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा मेरा 234, ठीक है। उसके बाद क्या, एक बीटा का निकालता है। बीटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नाभिक होता है। बीटा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, इसमें -1 0, ठीक है, माइनस चार्ज -1 और ये 0, तो ये -1, तो ये हो जाएगा 91, और ऊपर में कोई अंतर नहीं होगा। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसमें हमसे पूछ रहा है परमाणु का द्रव्यमान संख्या क्या होता है। जो द्रव्यमान संख्या होगा भाई, जो 234 आया वही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो है ही नहीं। तो ये आंसर इसका हो जाएगा 234। देख रहे हैं कैसा कैसा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इस सब आपका एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगला 22 नंबर पढ़ते हैं भाई।
द वेलोसिटी ऑफ गामा रेज, गामा किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो भाई ये सिंपल क्वेश्चन है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है। अगला नंबर 23 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस इज करेक्ट, निम्नलिखित में से परमाणु त्रिज्या के संबंधित क्रम कौन सा सही है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं भाई। देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, RbCs, Na, Mg, Al, SiP, CS, Rb, K, Na, Li। तो देखिए आपको जो बताए थे सोर्स ट्रेसिंग का वीडियो, तो वीडियो आप जरूर देखिए केमिस्ट्री का सोर्स ट्रेसिंग के, उसमें भी जो 11th वाला है ना भाई, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर हमसे पूछोगे इंपॉर्टेंट क्या है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटने वाला चीज़ है, 2 घंटा का आपका पेपर है, 100 क्वेश्चन आएगा, तो आपको तो ज़्यादा डीप में जाएगा नहीं। और आप बोलिएगा कि भैया जो स्टार्टिंग में 2-3 रिएक्शन का क्वेश्चन था, तो भाई वो सबके लिए है ना। तो मान के चलिए कि हम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखेंगे, अभी भी हमारे पास 20 से 22 दिन है, तो अभी भी अगर कोई भी विद्यार्थी है जो हमें सुन रहे हैं, भाई बहन है, तो सबसे पहले आप इनऑर्गेनिक पे फोकस कीजिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक के बाद आप फिजिकल पे फोकस कीजिए। आज समय बचे ना तब आप ऑर्गेनिक पे जाइए। आप अगर समय नहीं बचा तो आप ऑर्गेनिक छोड़ भी सकते हैं। ये हम उस आधार पे नहीं बोल सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, बट हाँ कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के हिसाब से देख बोलेंगे आप ऑर्गेनिक को स्किप भी कर सकते हैं। देखिए ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, हम आपको सोर्स ट्रेसिंग में बताए हैं कि पीरियोडिक टेबल इज द VVI चैप्टर, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे, इसमें थ्योरी है, इससे क्वेश्चन आता ही है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं भाई कि किसी भी ग्रुप में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, ठीक है। क्या बढ़ती है बोलोगे तो ये आपका परमाणु का त्रिज्या बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, ठीक है। और जबकि किसी भी पीरियड में बाएं से दाएं जाने पे घटती है। तो देखिए भाई यहाँ पे ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि ये आवर्त वाला है ऑप्शन बी, और ये हमारा क्या है ग्रुप वाला है। क्योंकि देखिए सोडियम 11, 12, 13, 14, ठीक है, 11, 12, 13, 14, तो जो कम रहेगा उसका सबसे ज़्यादा रहेगा, बढ़ेगा इधर इधर बाएं से दाएं जाने पे घटती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा Na, Mg। अब इसमें क्या होता है ग्रुप में, मतलब ये ग्रुप में क्या, वर्ग में क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती है, तो ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, RbCs, तो सबसे ज़्यादा होगा CS का होगा, फिर Rb का होगा, फिर पोटेशियम का होगा, फिर इसका होगा। तो दोनों इसका आंसर होगा, थोड़ा सा एरर है। हाँ अगर पूछेगा भैया कि आप एग्जाम में क्या मारेंगे अगर दोनों ऑप्शन है, तो ऐसा देखा गया है अक्सर कि जो पहले ऑप्शन है ना उसको मानिए, उसको मारिए, ठीक है। चलिए 24 नंबर, ये भी ठीक क्वेश्चन है, मतलब बेसिक क्वेश्चन, इसी टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है। केमिस्ट्री में आएगा न्यूमेरिकल तो मोल कंसेप्ट से ही ज़्यादातर न्यूमेरिकल आ सकता है, और वो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन से मान के चलिएगा कि आपका एक का M1 दे दिया है, M2 निकालना है, R1 R2 दिया हुआ है, ठीक है। द नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन 4.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस विल बी, 4.8 ग्राम ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या क्या होगी। देखिए जो हमारा होता है ऑक्सीजन जो है, नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, अणु की संख्या बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे क्या, मोलर मास, यानी मोलर मास अनुभार। तो इसका द्रव्यमान मेरा कितना दिया हुआ 4.8 दिया हुआ है। अब मोलर मास कितना दिया हुआ, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो जाएगा, ठीक है, O2 हो जाएगा मेरा 32, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.15, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अणुओं की संख्या पूछ रहा है, तो एक में क्या हो जाता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल, तो जैसे 0.5 है, 15 है, गुने 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना भाई, तो 9.033 इंटू 10 टू पावर 22 आएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो साथियों जरूर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तभी आप लोग यहाँ तक आए हैं। तो साथियों आप लोग वीडियो को मतलब सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं चैनल को, तब भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने में कुछ लगता नहीं है। हम लोग का जो स्टैटिक्स प्राप्त हुआ है, जो चैनल का स्टैटिक्स प्राप्त हुआ, उसमें हम लोग देखे हैं कि मात्र जितने भी लोग वीडियो देखते हैं उसमें मात्र 24% लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, 76% भाई ही लोग वीडियो देख के ऐसे ही चले जाते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग बेल आइकन भी दबा दीजिए, उससे आपको क्या होगा कि प्रेस कर दीजिए, उससे क्या होगा कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर भाई, द एबिलिटी ऑफ कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड जिंक मेटल टू डिस्प्लेस ईच अदर डिक्रीजिंग इन द फ्लोइंग ऑर्डर। कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक धातुओं में परस्पर एक दूसरे को विस्थापित करने की क्षमता निम्न क्रम में घटेगी। देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्त, कि अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देगा। जो भी ऐसे भी देखिए प्रकृति का नियम है, जो भी स्ट्रांग रहेगा वो अपने से कम वाले को उसको रिप्लेस करेगा। यह केमिस्ट्री में भी ये नियम लगता है, बायोलॉजी में भी नियम लगता है। देखिए आप लोग बताइएगा, ये जीएस का क्वेश्चन हो गया, जीके का क्वेश्चन हो गया कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बायोलॉजी में किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, कमेंट करके बताइए।
अगर नहीं भी जान रहे तो गूगल कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए। इससे आपका एक जीएस का आपको एक नॉलेज बढ़ेगा। देखिए इसमें क्या है, तो अधिक सक्रिय अभिक्रियाशील वाला है, कम अभिक्रियाशील वाले को अपना वो करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो देखिए भाई, जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी हम बताए थे, तो उसमें सबसे इस ऑप्शन सब में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील मेरा कौन सा है, कैल्शियम है। ठीक है, बताए थे ना दोस्त, 19 के बाद 11, फिर 20, फिर 12, फिर 13, इसी से ही बन जाएगा आपको। देखिए 19 है, 19 नहीं है, 11 नहीं है, देखिए 20 है, 20 है, कैल्शियम 20 है, उसके बाद 12 है, 20 के बाद 12 है, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम। ठीक है, देखिए आपको ये भी एक नया तरीका हम बता रहे हैं, सब में नहीं लगता है। तो देखिए ज़्यादातर देखिएगा ना कि जैसे मान के चलिए पहला ऑप्शन में है सी एस से स्टार्ट है, दूसरा ऑप्शन जेड एन से स्टार्ट है, तीसरा सी एस से स्टार्ट है, चौथा जेड एन से सी एस से स्टार्ट है। तो मोस्ट केस में ऐसे सभी जगह नहीं लगता है, लेकिन लगता है। डूबते को तिनका के सहारा वाला ये सब चीज़ है कि जैसे देखिए 3 में है सी ए, 1 में है जेड एन, तो इन जनरल जो जेड एन वाला मैंने जो जिसमें नहीं रहता वो ऑप्शन गलत होता है। ठीक है, तो वो इससे जाएगा। तो देखिए कैल्शियम 1 नंबर पे हो जाएगा, दूसरा पे मैग्नीशियम हो जाएगा, तीसरा पे जिंक हो जाएगा, चौथा पे कॉपर हो जाएगा। तो देखिए भाई ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों आप लोग वीडियो 25 तक आ चुके हैं, तो अपना स्कोर बताइए, आपका 25 में कितना आपका स्कोर बन रहा है। और साथ ही कहीं से भी पढ़िए, उससे हम लोग का मतलब नहीं है, बट हाँ हम लोग के द्वारा सेलेक्टेड वायरलेस रेडियो सब इंस्पेक्टर की टीम है, उसमें ऑपरेटर भी आते हैं, तो उनके द्वारा आप लोग इस चैनल पे आप लोग को गाइडेंस मिल रहा है इस जॉब के बारे में। कहीं भी आपको यूट्यूब में ऐसा गाइडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जॉब में है खुद उस जॉब के बारे में आपको बताते हैं। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों भाइयों तक आप इस चैनल को सब शेयर कीजिए। और हाँ, जितने भी किसी भी तरह का कमेंट होता है ना, किसी भी तरह का डाउट होता है, तो आप टेलीग्राम चैनल है हम लोग का @TECHNICL टेक्निकल खाकी KHAK, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको समय टू समय अपडेट मिलेगा। और साथियों खूब रिवाइज कीजिए, खूब तरक्की कीजिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों।